नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। पूर्व वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर, अर्थशास्त्री और आर्थिक सुधारों के शिल्पकार पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी का 29 दिसंबर को यमुना में विसर्जन किया गया। 28 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया गया नई दिल्ली के निगम घाट पर। ऐसे में उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे से लपेटा गया और राजकीय शोक भी घोषित किया गया। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि राजकीय शोक क्या होता है, राजकीय सम्मान किसे कहते हैं, साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि सार्वजनिक अवकाश की क्या व्यवस्था होती है और जो राष्ट्रीय ध्वज का झुकाया जाना एक प्रक्रिया है, इसके संबंध में भी कुछ जानकारी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा शीर्षक है राजकीय अंतिम संस्कार और राजकीय शोक। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं की बात कर लें तो बात हमने खबर की खबर इसलिए ही चर्चा में आई क्योंकि भारत के आर्थिक सुधारों के शिल्पकार के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री जी को जाना जाता था और हाल ही में उनके निधन की घटना सामने आई। तो ऐसे में इस खबर के आलोक में हम इसकी चर्चा करेंगे। राजकीय अंतिम संस्कार क्या होता है, इसको समझने के साथ हम बात करेंगे राजकीय शोक की और ध्वज झुकाने की क्या प्रक्रिया होती है, कब कब ये किस तरीके से झुकाया जाता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा, इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपके ऊपर छोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। खबर की अगर बात करें तो खबर है मनमोहन सिंह लास्ट राइट्स, व्हाट इज अ स्टेट फ्यूनरल, व्हाट रूल्स गवर्न इट। अब किस नियम कानून के तहत ये गवर्न होता है, इसको हम देखेंगे। 29 दिसंबर को यहाँ पर मनमोहन सिंह जी का जो पार्थिव शरीर था उसको यमुना में विसर्जित किया गया और 28 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर। कि राजकीय अंतिम संस्कार क्या होता है, इसके संबंध में हमारी चर्चा आज की शुरू होगी और साथ ही साथ राजकीय शोक क्या होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जिसका अवदान हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ऐसा माना जाता है, राष्ट्रीय या राज्य के परिप्रेक्ष्य में, कि उसका अवदान सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या अन्य कला के क्षेत्र में विशिष्ट है या वो कुछ विशेष पदों पर सुशोभित होते हुए अपने अवदान को सुनिश्चित करता है, तो उसके सम्मान के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण व्यक्ति के निधन पर एक भव्य और नियमबद्ध समारोह का आयोजन किया जाता है। दरअसल ये जो भी समारोह होता है उसमें कुछ नियम होते हैं, उस नियम की परिसीमा के अंतर्गत ही समारोह का आयोजन होता है। अब राजकीय अंतिम संस्कार अनिवार्य रूप से दिया जाता है किसको किसको, तो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और पूर्व राष्ट्रपति और राज्यपाल को। लेकिन अन्य जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको भी ये दिया जा सकता है। केंद्र सरकार विशेष मामलों में क्या करेगी, अनुमति देगी और राजकीय अंतिम संस्कार का आदेश वो देगी। उसके तहत अन्य लोगों को भी ये राजकीय अंतिम संस्कार का प्रावधान उनके लिए भी हो सकता है। गृह मंत्रालय से इसके लिए सूचना मिलती है और ये गृह मंत्रालय से सूचना जाती है किसके पास, रक्षा मंत्रालय के पास। और रक्षा मंत्रालय का ही ये हम कह सकते हैं दायित्व होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि राजकीय अंतिम संस्कार की जो भी व्यवस्था होती है, जो अरेंजमेंट होता है, वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आगे अगर बात करें तो समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों के अंतर्गत कौन कौन होते हैं, तो इसमें एक भव्य समारोह होता है। उस समारोह में क्या होता है कि सैन्य सम्मान भी दिया जाता है। इसमें सैन्य एक बैंड होगा, उसमें एक शोक संगीत बजाया जाता है। साथ ही साथ उस बैंड के माध्यम से, जो आप इस चित्र में देख सकते हैं, आगे फायरिंग की जाती है। अगले स्लाइड में आपको उसकी छवि दिखाई जाएगी, तो वो भी इसका एक पार्ट होता है। साथ ही साथ उपस्थिति किसकी होगी, तो उस स्टेशन के अंतर्गत जहां पर यह समारोह आयोजित होता है, उस स्टेशन के अंतर्गत उपस्थित जितने भी गजेटेड ऑफिसर्स होंगे, राजपत्रित अधिकारी होंगे, उनका शामिल होना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ सैनिक और सेवाकर्मी जो निर्धारित पोशाक पहने होते हैं वो इसमें होते हैं और साथ ही साथ आम जनता भी शरीक हो सकती है। आयोजन की व्यवस्था की बात करें तो गृह मंत्रालय इसके लिए सूचना देगा और रक्षा मंत्रालय जो है इसके लिए अरेंजमेंट करेगा। इसका महत्व और उद्देश्य क्या है, तो ये देश के जो भी महान व्यक्ति हैं उनके योगदान के प्रति एक सम्मान के रूप में, एक श्रद्धांजलि के रूप में इसको देखा जाता है। आगे अगर बात करें राजकीय सम्मान और अंतिम संस्कार के विषय में, तो इसमें जो ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज होता है, उससे दिवंगत जो भी ऐसे शख्सियत होंगी उनके पार्थिव शरीर को इस तिरंगे में, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा जाता है। यह भी एक उस सम्मान का एक प्रतीक है, उसका एक पार्ट है। साथ ही साथ सैन्य सम्मान के रूप में मिलिट्री बैंड द्वारा शोक संगीत बजाया जाएगा और बंदूकों के माध्यम से सलामी दी जाएगी। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पर सलामी दी जा रही है और पार्थिव शरीर को यह तिरंगे में लपेटा गया है। अब देखिए, स्वतंत्र भारत में अगर पहले राजकीय सम्मान की बात करें तो ये दिया गया था महात्मा गांधी जी को, और गैर राजनीतिज्ञों में भी आपको कुछ नाम यहां दिखाई दे रहे हैं, जैसे मदर टेरेसा जी को, सत्य साईं बाबा को और श्रीदेवी जी को भी, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इनको भी राजकीय
सम्मान दिया गया था। आगे अगर बात करें तो राजकीय शोक और उससे संबंधित मुख्य बिंदुओं पर भी एक नजर डालते हैं। राजकीय शोक क्या होता है, राष्ट्रीय शोक भी इसको कहते हैं, क्या होता है? दरअसल पूरे देश द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाएगी तो ऐसी दशा में सामूहिक दुख व्यक्त करने के लिए यह एक सांकेतिक तरीका होता है कि राजकीय या राष्ट्रीय शोक को व्यक्त किया जाता है। इसमें इसका उद्देश्य भी वही है, दिवंगत व्यक्ति के प्रति इस शोक जो प्रतीकात्मक शोक है, इसको व्यक्त करने के लिए एक सम्मान के रूप में व्यक्त करते हैं, उस व्यक्ति के सम्मान में, उस व्यक्ति की श्रद्धांजलि के रूप में। और इसकी घोषणा की अगर बात करें तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों ही कर सकती है। पहले की स्थिति यह थी कि केंद्र सरकार द्वारा होता था, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा इसकी घोषणा हो सकती है। और इसमें 1 से लेकर 7 दिन या इससे भी अधिक समय तक ये राजकीय शोक घोषित किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया जाता है। आधा कैसे झुका दिया जाता है उसको भी आपको बताएंगे। देखिए, पूरे देश में और विदेश में स्थित जो भारतीय संस्थान है, जैसे एम्बेसी होती है, वहां पर इस राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। पहले उसको पूरा फहराया जाता है, पूरा ध्वज जब खुलने की कंडीशन में आ जाता है, उसके बाद उसको आधा झुका के आधा ले आके जो हिस्सा होता है वो इस प्रकार आप समझें, जैसे ये ध्वज है, ध्वज का ये हिस्सा है, तो यहां तक ये हिस्सा जब पूरा खुल गया जाएगा उसके बाद यहां तक इस ध्वज को ले आया जाएगा और इस कंडीशन में ये ध्वज इस प्रकार से आधा झुक जाता है। तो ये स्थिति होती है। अब देखिए, औपचारिक और सांस्कृतिक जितने कार्यक्रम होते हैं उनको भी रद्द कर दिया जाता है। केवल जो आवश्यक कार्यक्रम होते हैं वो ही चलते रहते हैं। मनोरंजन कार्यक्रम, इन पर भी प्रतिबंध होता है। सरकारी कार्य केवल वही यहां पर संचालित होंगे जो कि आवश्यक होंगे। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जब निधन हुआ है तो इस समय आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 1 से 7 दिन या उससे भी अधिक की अवधि में राजकीय शोक हो सकता है। तो यहां पर फिलहाल 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। अब राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर एम्बेसी में भी, विदेश में स्थित भारतीय जो एम्बेसी है वहां भी अगर ये होता है, राजकीय शोक व्यक्त किया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज को अगर आधा झुकाया जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो एम्बेसी होती है दूसरे देशों में, हमारी जो एम्बेसी होगी वो भी हमारे देश का हिस्सा मानी जाती है। आगे अगर देखें तो राजकीय शोक के दौरान सार्वजनिक छुट्टी को लेकर एक दुविधा आपके मन में होती है। तो दरअसल सार्वजनिक छुट्टी की अगर बात करें तो केंद्र सरकार का नियम 1997 में जो था सार्वजनिक छुट्टी, उसमें कहा गया कि अनिवार्य नहीं है। ये कब अनिवार्य होती है? जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति का निधन होगा तो ऐसी दशा में सार्वजनिक छुट्टी होती है। लेकिन यहां पर अगर राज्यों के संदर्भ में बात करें तो राज्य सरकारें अपने यहां सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा कर सकती हैं। जैसा कि अभी देखा गया कि हिमाचल प्रदेश ने मनमोहन सिंह जी के निधन पर 2 दिन के अवकाश की घोषणा कर दी है अपने यहाँ। राजकीय शोक का उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य यही होता है कि दिवंगत व्यक्ति के राष्ट्र के प्रति जो भी उसका योगदान है उसके प्रति एक सम्मान को व्यक्त किया जाता है। साथ ही साथ जनता को एकजुटता और संवेदनशीलता का संदेश देने के लिए यह एक माध्यम माना जाता है। आगे अगर बात करें तो राजकीय शोक की प्रक्रिया में बदलाव आया। क्यों बदलाव आया? क्योंकि पहले यह प्रक्रिया क्या थी? पहले आप देखेंगे तो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में यह था, राष्ट्रपति की मंजूरी इसके लिए आवश्यक थी। राष्ट्रपति की मंजूरी जब मिलती थी तब जाके राजकीय शोक घोषित होता था। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से शोक और सम्मान की घोषणा कर सकती हैं। अर्थात केंद्र सरकार अपने स्तर पर और राज्य सरकार अपने स्तर पर इसकी घोषणा कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि राजकीय शोक राष्ट्रीय एकजुटता, दिवंगत योग्यता की, दिवंगत जो भी व्यक्ति हैं उनके योगदान की याद में और सामूहिक सम्मान के प्रतीक के रूप में घोषित किया जाता है। तो ये इस तथ्य को आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। अगर बात करें कि राजकीय जब भी शोक होता है ऐसा, तो राष्ट्र ध्वज जो हमारा होता है उसको आधा क्यों झुका दिया जाता है, कब इसको झुकाया जाता है? तो राष्ट्र ध्वज के झुकाए जाने की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अगर इनका निधन होता है तो पूरे देश में राष्ट्र ध्वज को झुका दिया जाता है, आधा झुकाने की प्रक्रिया होती है। वहीं पर अगर मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष की अगर निधन होता है तो दिल्ली और संबंधित राज्य में आधा झुका दिया जाता है। वहीं पर सर्वोच्च न्यायालय या केंद्रीय मंत्री के निधन के संबंध में आप देखेंगे तो संबंधित राज्य और कार्यालयों में आधा झुकाया जाएगा। वहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री की स्थिति में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में यह व्यवस्था होगी। उसी तरह से विदेशी गणमान्य व्यक्ति अगर कोई होगा तो गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार इस संबंध में कार्यवाही होगी।
और विदेश में अगर किसी व्यक्ति का निधन होता है तो जो संबंधित दूतावास होगा वहां पर राष्ट्रध्वज को आधा झुकाया जाएगा। वहीं पर अगर किसी राष्ट्रीय दिवस के दिन, जैसे मान लीजिए 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त के दिन अगर किसी व्यक्ति का निधन हो गया, तब ऐसी दशा में राष्ट्रध्वज को नहीं झुकाया जाता है। ऐसी दशा में जिस इमारत में वो पार्थिव शरीर रखी होती है, सिर्फ उस इमारत में राष्ट्रध्वज को आधा झुकाने का प्रावधान है। तो इसको आप याद रखेंगे। पहले ध्वज को पूरी ऊंचाई तक फहराया जाता है, फिर उसको आधा झुकाया जाता है। ये प्रक्रिया होती है। किसी भवन पर अगर अन्य झंडों के साथ स्थित है राष्ट्रीय ध्वज तो केवल राष्ट्रीय ध्वज को ही आधा झुकाया जाएगा। अन्य जो ध्वज इसके संग स्थित होंगे वो आधा नहीं झुकाए जाएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री में, पूरे देश में मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, दिल्ली और संबंधित राज्य में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री के कंडीशन में, संबंधित राज्य और कार्यालय पर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, विदेशी गणमान्य व्यक्ति में गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, और विदेश में अगर निधन होता है तो संबंधित भारतीय दूतावास में यह व्यवस्था की जाती है। साथ ही मैंने आपको जैसा कि बताया कि अगर किसी राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्र दिवस हैं, अगर उस दिवस के उस अवसर पर, चाहे गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो या गांधी जयंती हो, तो इस ऐसे दिन पे निधन होने पर राष्ट्रध्वज को झुकाने की प्रक्रिया केवल उस इमारत में होगी, बाकी कहीं पर नहीं होगी। राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े कुछ नियम क्यों, ये आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि इसमें प्रक्रिया है कि जो पार्थिव शरीर होता है उसको तिरंगे से लपेटा जाता है। तो ये भी आप जान लें कि आम नागरिक के शव पर ध्वज लपेटना राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 का उल्लंघन माना जाता है। कोई ये कहे कि हमारा अगर देहांत होता है तो हमें पार्थिव शरीर को हमारे तिरंगे में लपेटा जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ध्वज संहिता है उसमें यह बात कहा गया है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में कहा गया है कि ये आम नागरिक के शव पर ध्वज को लपेटा नहीं जा सकता है। साथ ही राजनेता, सैनिक कर्मी या केंद्रीय अर्धसैनिक बल के ध्वज लपेटने पर जो केसरिया रंग होता है वो हमेशा उस व्यक्ति के सिर की तरफ होगा, मुख की तरफ होगा। तो ये भी एक इसमें निर्देश है। साथ ही शव के अंतिम संस्कार से पहले ही ध्वज को हटा लिया जाता है, क्योंकि ध्वज को आप देखेंगे कि जलाया या दफनाया नहीं जाता है, क्योंकि ये भी एक नियम है, सुसंगत नियम है। इसके तहत ही उसको जब पार्थिव शरीर को जलाया या दफनाया जाता है तो इस राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगे को हटा लिया जाता है। साथ ही साथ तिरंगे के संबंध में अन्य भी बहुत सारे नियम हैं कि उसका अपमान नहीं होना चाहिए, जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। तो वो एक अलग प्रक्रिया है, उसके लिए आप अलग से अध्ययन कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया थी। उम्मीद है आपको समझ में पूरी प्रक्रिया ही होगी। अब इसके लिहाज से ही आपके लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आपसे अपेक्षित है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है, राजकीय शोक की घोषणा कौन करता है या कौन कर सकता है? तो संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? तो उम्मीद है आप इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।